Jai Hind students. Today's topic is determination of equilibrium of rate of exchange. ठीक है, हमने जैसे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था कि जो हमारे पास फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हमारा किससे डिसाइडेड होता है? मार्केट फोर्सेस से। और मार्केट फोर्सेस के हमारे पास डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो डिमांड आपको जैसे बताया था इन्वर्सली रिलेटेड होती है आपकी रेट ऑफ एक्सचेंज से, और आपकी सप्लाई क्या होती है? पॉजिटिवली रिलेटेड होती है। तो यहाँ पर रेट ऑफ एक्सचेंज कैसे डिसाइड होता है? डिमांड एंड सप्लाई जब इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्ट क्या कर रही है हमारी? पॉइंट ऑफ ई, ये हमारा कहलाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो हमारा रेट होगा वो कहलाएगा आपका रेट ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई की, वो बात कर रहे हैं किसकी? फॉरेन करेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो डिमांड एंड सप्लाई आ रही है वो आपकी किसकी आ रही है? फॉरेन करेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका हम बताएंगे आपको इम्पैक्ट अगर इंक्रीज एंड देयर इज एन इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। तो यहाँ पर हम चार केसेस पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से हैं वो चार केसेस? इंक्रीज इन डिमांड व्हेन देयर इज नो चेंज इन सप्लाई, डिक्रीज इन डिमांड व्हेन देयर इज नो चेंज इन सप्लाई। ठीक है, अगेन देयर इज नो चेंज इन डिमांड, इंक्रीज इन सप्लाई, नो चेंज इन डिमांड, डिक्रीज इन सप्लाई। क्लियर? तो इसके इम्पैक्ट हम बताने वाले हैं आपको 4 केसेस के थ्रू, एंड दीज केसेस आर व्हाट? इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। क्लियर? यस। तो एक बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, वो क्या है यहाँ पर पॉइंट टू बी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, कि जब भी मार्केट फोर्सेस आपकी रेट ऑफ एक्सचेंज क्या करेंगी? चेंज करेंगी, तो उस सिचुएशन को हम डिस्क्लोज करेंगे किस वर्ड से? एक वर्ड हम यूज करेंगे यहाँ पर एप्रिसिएशन, ठीक है, और एक वर्ड यूज करेंगे हम क्या? डेप्रिसिएशन। ठीक है, एप्रिसिएशन मतलब उसकी मनी वैल्यू बढ़ जाना, उसकी परचेसिंग पावर का बढ़ा देना। ठीक है, और डेप्रिसिएशन का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि उसकी परचेसिंग पावर को रिड्यूस कर देना। तो जब भी हम मार्केट फोर्सेस के थ्रू रेट ऑफ एक्सचेंज डिसाइड करेंगे, उसका जो इम्पैक्ट आएगा, चाहे वो डोमेस्टिक करेंसी पे आए चाहे वो फॉरेन करेंसी पे आए, उसको हम डिसाइड करेंगे किससे? आपका विद द हेल्प ऑफ एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। क्लियर? प्लस आपको एक यहाँ पर एक चीज याद करनी है, वो ये याद करनी है कि फॉरेन करेंसी के केस में, ठीक है, आपका जो रिलेशन होगा रेट ऑफ एक्सचेंज का, वो क्या होगा? आपका डायरेक्ट होगा। ठीक है, सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन इन केस ऑफ व्हाट? इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, और जब हम डोमेस्टिक करेंसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो डोमेस्टिक करेंसी के अंदर, ठीक है, डोमेस्टिक के केस में इनडायरेक्ट होगा। ठीक है, ये आपके लिए एक टिप है जिसके अंदर आपको चारों केसेस याद करने में हेल्प हो जाएगी। तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि डोमेस्टिक करेंसी के लिए क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है और फॉरेन करेंसी के लिए सिचुएशन क्या क्रिएट हो रही है। तो ये ट्रिक आपको याद करनी है कि फॉरेन करेंसी केस में डायरेक्ट होगा और आपका डोमेस्टिक केस के अंदर इनडायरेक्ट होगा। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसके रिस्पेक्ट में होगा? रेट ऑफ एक्सचेंज के रिस्पेक्ट में होगा। और रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ रहा है तो फॉरेन करेंसी आपकी क्या हो जाएगी? फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट हो जाएगी। और अगर आपका रेट ऑफ एक्सचेंज घट रहा है तो फॉरेन करेंसी आपकी डेप्रिशिएट हो जाएगी। बट डोमेस्टिक के केस के अंदर आप ये देखेंगे वो इन्वर्स इन नेचर होगा, यानी कि अगर रेट ऑफ एक्सचेंज घट रहा है आपका तो डोमेस्टिक करेंसी क्या हो जाएगी? आपकी अप्रिशिएट हो जाएगी। और अगर रेट ऑफ एक्सचेंज आपका बढ़ रहा है तो आप देखेंगे जो डोमेस्टिक करेंसी होगी वो आपकी डेप्रिशिएट हो जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको लर्न करने में आपको क्या होगा? काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव स्टार्टेड विद द फर्स्ट 2 केसेस। What are the first 2 cases? इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, तो हमने बेसिक इक्विलिब्रियम डायग्राम ड्रॉ कर लिया। ठीक है, जैसे हमें मालूम है कि रेट ऑफ एक्सचेंज कैसे डिसाइड। फॉर एग्जांपल इनिशियली हमारे पास डिमांड कर्व D था, सप्लाई कर्व S था, दे इंटरसेक्टेड पॉइंट ऑफ E। तो हमारा रेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हुआ? E। ठीक है, सॉरी इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ ये हमारे पास। ठीक है, ये हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अब कंडीशन इंपोज करते हैं। कंडीशन क्या है हमारे पास? कंडीशन है इंक्रीज इन डिमांड। तो जब हमने इंक्रीज इन डिमांड करेंगे तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा डिमांड कर्व। तो हमने एक नया डिमांड कर्व बना दिया, इसका नाम रख दिया हमने D डैश। क्लियर? तो इंक्रीज इन डिमांड मींस फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। ठीक है, आपके पास नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड E डैश। अगेन तो आपको ये देखना है कि इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के थ्रू रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। तो यहां से आप देख सकते हैं कि रेट ऑफ एक्सचेंज क्या हुआ? पहले R था, ठीक है, और R से बढ़ के कहां चला गया? ये R डैश चला गया। रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज हो गया,
तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम डोमेस्टिक करेंसी के बारे में बात करेंगे तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो इंक्रीज इन डिमांड का अगर मैं पूछूं आपसे डोमेस्टिक करेंसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आप क्या देखेंगे, रेट ऑफ एक्सचेंज देखेंगे। रेट ऑफ एक्सचेंज यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब रेट ऑफ एक्सचेंज यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो डोमेस्टिक करेंसी में क्या होगा, उल्टा होगा। जब उल्टा होगा तो हम क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक करेंसी आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे डेप्रिशिएट हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, ये आपकी डेप्रिशिएट हो जाएगी। पर यही अगर कंडीशन अगर आपसे पूछता हूँ कि फॉरेन करेंसी पे इसका इंपैक्ट क्या होगा, तो रेट ऑफ एक्सचेंज आपका इंक्रीज हो रहा है तो फॉरेन करेंसी यहाँ पर क्या होगी आपकी, क्योंकि फॉरेन करेंसी में आपके पास डायरेक्ट रिलेशन है तो ये हो जाएगी आपकी एप्रिशिएट। ठीक है, ये तो बात हुई समझने वाली बात। अगर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं तो इसका क्या सेंस बनता है। इसको अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास $1 था। ठीक है, अब $1 पहले आपके पास 60 रुपीज में आपको अवेलेबल था। 60 रुपीज स्पेंड करके आप $1 परचेज करते थे। ठीक है, तो अगर यही $1 अगर आपको 70 रुपीज, रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज होने का क्या मतलब है, अगर यही डॉलर आपको अगर 70 रुपीज में अगर आपको मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज। यानी कि आपको सेम डॉलर परचेज करने के लिए आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी पे करना पड़ रहा है। जब ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी पे करना पड़ रहा है इसका मतलब उसका परचेजिंग पावर कम हो रही है। जब परचेजिंग पावर कम हो रही है तो उसको हम बोलेंगे क्या, कि वो डेप्रिशिएट हो रही है। क्लियर। तो जब भी किसी चीज की आपकी क्या हो रही है, डिमांड बढ़ रही है पर सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ रहा है, याद रखिए डिमांड बढ़ रही है किस चीज की, फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ रही है। अगर मार्केट के हिसाब से समझें तो अगर डिमांड फॉरेन करेंसी की बढ़ती है पर सप्लाई में कोई चेंज नहीं आता है, यानी कि सप्लाई वहीं की वहीं है और डिमांड बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली कोई भी चीज, कोई भी कमोडिटी होगी मार्केट के अंदर वो क्या हो जाएगी, कॉस्टली हो जाएगी। जब कॉस्टली हो जाएगी तो हम क्या बोलेंगे, वो एप्रिशिएट हो रही है यहाँ पे। क्लियर। तो आपको क्या देखना है, सिंपल सी चीज है, कंडीशन इंपोज करनी है। कंडीशन इंपोज करने के बाद आपको देखना है कि रेट ऑफ एक्सचेंज आपका बढ़ रहा है या घट रहा है। रेट ऑफ एक्सचेंज यहाँ पर अगर आपका बढ़ रहा है तो फॉरेन करेंसी में डायरेक्ट है, यानी कि फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट होगी, और डोमेस्टिक करेंसी आपका इनवर्स है तो डोमेस्टिक करेंसी आपकी क्या हो रही है, यहाँ पे डेप्रिशिएट हो रही है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कंडीशन इंपोज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज इन डिमांड है। ठीक, तो हमने डिमांड को डिक्रीज कर देंगे, यानी कि बैकवर्ड शिफ्ट। बैकवर्ड शिफ्ट के अंदर हमारे पास एक नया डिमांड कर्व आ गया, डी डैश। ठीक है, अब ये जो डी डैश है ये हमारे पास नया इक्विलिब्रियम पॉइंट लेके आएगा। फॉर एग्जांपल ई डैश। ई डैश के हिसाब से देखेंगे रेट ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या इफेक्ट पड़ा है। रेट ऑफ इक्विलिब्रियम आपका डिक्रीज कर गया है। रेट ऑफ इक्विलिब्रियम आपका डिक्रीज कर गया है। तो जब रेट ऑफ इक्विलिब्रियम आपका डिक्रीज कर गया तो अगर मैं इसको डोमेस्टिक के कंसर्न में बोलता हूं तो डोमेस्टिक कंसर्न में क्या बताया था मैंने आपको, इनवर्स होता है। और जब इनवर्स होता है तो हम क्या बोलेंगे कि रेट ऑफ एक्सचेंज डिक्रीज हुआ है तो डोमेस्टिक करेंसी आपकी क्या हुई होगी, एप्रिशिएट हुई होगी। ठीक है, और यही कंडीशन अगर मैं आपको फॉरेन करेंसी के बारे में पूछता हूं, ठीक है, तो फॉरेन करेंसी में डायरेक्ट होता है, रेट ऑफ एक्सचेंज डिक्रीज हुआ है तो फॉरेन करेंसी क्या हुई होगी आपकी, डेप्रिशिएट हुई होगी। क्लियर। तो देयर आर टू केसेस, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड के अंदर देखेंगे फॉरवर्ड शिफ्ट। फॉरवर्ड शिफ्ट पे हमने क्या देखा, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आया ई डैश। नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ई डैश का मतलब रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ गया। रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ गया तो डोमेस्टिक के केस में क्या होता है, डायरेक्ट होता है, तो डोमेस्टिक क्या हो जाएगी आपकी, एप्रिशिएट हो जाएगी। और फॉरेन करेंसी की आपकी डोमेस्टिक करेंसी क्या हो जाएगी आपकी, डेप्रिशिएट हो जाएगी। और फॉरेन करेंसी आपकी क्या हो जाएगी, एप्रिशिएट हो जाएगी। इन अ सेम कंडीशन डिक्रीज इन डिमांड तो बैकवर्ड शिफ्ट करेंगे। बैकवर्ड शिफ्ट करेंगे तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आया हमारे पास ई डैश। ठीक है, ई डैश के अंदर हमने देखा क्या, रेट ऑफ इक्विलिब्रियम आपका क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। जब रिड्यूस हो गया तो फॉरेन करेंसी क्या हो जाएगी, डेप्रिशिएट, और डोमेस्टिक करेंसी क्या हो जाएगी आपकी, एप्रिशिएट। तो आपको एक सिंगल ट्रिक आपको यहाँ पर याद रखनी है। वो क्या याद रखनी है कि रेट ऑफ एक्सचेंज और इम्पैक्ट ऑन डोमेस्टिक एंड फॉरेन करेंसी आपकी इनवर्स इन रिलेशन होती है। ठीक है, इससे आपको याद करने में आसानी होगी। जैसे जैसे आप याद करते जाएंगे कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा क्लियर होंगे। नेक्स्ट केसेस क्या है, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, तो डायग्राम में देखेंगे तो बेसिक इक्विलिब्रियम क्या है, हमारे पास डिमांड कर्व डी है, सप्लाई कर्व हमारे पास एस है। ठीक है, इंक्रीज इन सप्लाई हमने कंडीशन इंपोज करी तो हमने क्या किया, सप्लाई कर्व को फॉरवर्ड शिफ्ट कर दिया। ठीक है, फॉरवर्ड शिफ्ट कर दिया तो हमारे पास नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आया कॉल्ड एज ई डैश। तो आप देखेंगे ई डैश के करस्पॉन्डिंग रेट ऑफ एक्सचेंज क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। ठीक है, एक्सचेंज रेट अगर रिड्यूस हुआ है तो हम सिर्फ सिंपल से वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, रेट ऑफ एक्सचेंज रिड्यूस हुआ है यानी कि आपके पास जो फॉरेन करेंसी है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, फॉरेन करेंसी आपकी क्या हो जाएगी, इस केस के अंदर डेप्रिशिएट हो जाएगी, है ना। और डोमेस्टिक करेंसी क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपकी एप्रिशिएट होगी। इसको एक्सप्लेन करके समझते हैं।
मान के चलिए कोई कमोडिटी है, हम ये नहीं कहते कि करेंसी है, ठीक है, हम मान के चलते हैं कि कोई कमोडिटी है, तो कमोडिटी आपके पास उस कमोडिटी की डिमांड में कोई चेंज नहीं है, पर सप्लाई इंक्रीज हो रही है, यानी कि मार्केट उसको पुश कर रहा है खरीदने के लिए, पर डिमांड लोग उसको नहीं चाहते कि हमें और नहीं चाहिए। तो जब आपके पास सप्लाई ज़्यादा आ रही है, मार्केट आपको देना ज़्यादा चाहता है और डिमांड यानी कि लोग उसको लेना नहीं चाहते, तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि फॉरेन करेंसी क्या हो रही है, डेप्रीशिएट हो रही है, और जब फॉरेन करेंसी डेप्रीशिएट होगी तो ऑब्वियसली हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या हो जाएगी, एप्रिशिएट हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली डिक्रीज इन सप्लाई, तो हम कंडीशन हमारे पास अगेन डिमांड कर्व डी, सप्लाई कर्व एस, ठीक है, इक्विलिब्रियम ई, हमने क्या किया, डिक्रीज इन सप्लाई किया, डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई कर्व को हमने बैकवर्ड शिफ्ट किया। जब बैकवर्ड शिफ्ट किया तो क्या देखते हैं, हमारे पास एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है कॉल्ड एज ई डैश, ठीक है, और हमारा रेट ऑफ इक्विलिब्रियम यहाँ पर क्या हो गया, बढ़ गया। पहले हमारे पास आर था, आर से कहाँ बढ़ गया आपका वो नया इक्विलिब्रियम आर डैश आ गया, आर डैश आ गया, तो रेट ऑफ इक्विलिब्रियम इंक्रीज हुआ है। तो फॉरेन करेंसी के कॉन्टेक्स्ट में हम क्या बोलेंगे, फॉरेन करेंसी इस केस में आपके पास क्या हो गई, एप्रिशिएट हो गई है, ठीक है। और डोमेस्टिक करेंसी क्या हो गई इस केस में आपकी, क्योंकि डोमेस्टिक करेंसी में आपको याद है आप इनवर्स लिखेंगे, तो रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज हुआ है तो डोमेस्टिक करेंसी आपकी क्या हो जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी, ठीक। दीज आर द 4 केसेस, इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। 4 केसेस हैं जिसके अंदर आपके इम्पैक्ट पड़ते हैं। याद रखिए कि जब भी मार्केट फोर्सेस आपके इम्पैक्ट करेगी इन डिक्रीज एंड इंक्रीज इन सप्लाई को, तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो दीज 2 टर्म्स ओनली सपोज टू बी यूज ओनली व्हेन देयर इज एन चेंज इन रेट ऑफ इक्विलिब्रियम कॉज्ड बाय द मार्केट फोर्सेस। एंड व्हाट आर द मार्केट फोर्सेस, मार्केट फोर्सेस आर डिमांड एंड सप्लाई। एंड व्हाट इज द डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। जब भी आप डायग्राम बना रहे होंगे तो इस डायग्राम के अंदर याद रखेंगे कि ये जो डिमांड एंड सप्लाई है ये आपका मार्केट फोर्सेस की जो डिमांड सप्लाई है ये आपके फॉरेन करेंसी के बारे में बात कर रही है। तो इसका इम्पैक्ट हम दोनों तरीके से पूछ सकते हैं, डोमेस्टिक करेंसी के ऊपर भी पूछ सकते हैं और फॉरेन करेंसी के ऊपर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी ट्रिक आपको याद करनी है कि फॉरेन करेंसी का और रेट ऑफ एक्सचेंज का जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट इन नेचर है, और जो डोमेस्टिक करेंसी है उसका कनेक्शन आपका इनवर्स इन नेचर है। तो इसमें आपको याद करने में आपको क्या होगी, आसानी होगी। होमवर्क आपका ये है कि आपको क्या कहते हैं, मेंशन करना है कमेंट्स के अंदर कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का इस चीज पे क्या, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब भी आपका एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी होता है, इसका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। और अगर आपको इस पे कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, कोई टॉपिक अगर आपको रिपीट करना है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। यू कैन मेंशन इन कमेंट अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं। प्लस होमवर्क करके रखिए, और वीके ओरी बुक आप रेफरेंस कर सकते हैं जो इस पर आपको ये बताया जा रहा है। थैंक यू।